चलिए दोस्तों, मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोग हमेशा देखे होंगे। इसे बस्तर दशहरा के नाम से आप लोग जानते हो। किस नाम से जानते हो? बस्तर दशहरा के नाम से आप लोग इस टॉपिक को जानते हो। बस्तर दशहरा के बारे में आप लोग ही नहीं, पूरे विश्व में ये चर्चित है। पूरे विश्व में बस्तर दशहरा के बारे में जाना जाता है। और मैं आज आपको क्या करूँगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को बताऊँगा। याद रखेंगे, जो इंडिया में जो दशहरा मनाया जाता है, भारत में जो दशहरा मनाया जाता है वो क्या है? तो बुराई पे अच्छाई की जीत, अर्थात रावण के वध को सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। जबकि बस्तर दशहरा किसके लिए है? याद रखेंगे, ये जो दशहरा अपन मनाते हैं, जो अपन देखते हैं, ये क्या है? माँ दंतेश्वरी को समर्पित है। किसको? ना कि रावण वाला। ये याद रखना, ये बस्तर का जो दशहरा है माँ दंतेश्वरी को क्या है? ये समर्पित है। ठीक है। और इस दशहरा में, ये जो दशहरा होता है ये जनरली देखा जाए तो कितने दिन चलता है? ये पूरे 75 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 75 दिनों तक चलता है। लेकिन अभी एक नया जो कॉन्सेप्ट आया है, इस पे जो काम चल रहा है, वो 75 दिनों के जगह पे ये 75 दिनों तक तो चलता ही है, लेकिन अभी 2023 में जो दशहरा होगा, ठीक है, ये कितने दिनों तक चलेगा? तो 107 दिनों तक चलेगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात 2022 में डिसाइड हो गया था कि आगामी दशहरा को हम लोग 2023 में 107 दिन तक चलाएंगे। जनरली ये 75 दिनों तक चलता है। अब इस बात को देखना, ये कहाँ से चालू होता है? तो सावन के अमावस्या से लेके अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो त्रयोदशा है, मतलब त्रयोदशी, ठीक है, वहाँ तक चलता है। तो टाइम अगर बोल दे तो सावन अमावस्या। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलता है अगर आपसे पूछ दे तो आप इसको बता देना कि भैया ये सावन के अमावस्या से चालू होता है। ठीक है, कहाँ पे? सावन के अमावस्या। मतलब अगर आपको कोई टाइम पूछा जाए तब बताना है। वहाँ से लेकर के ये अश्विन के शुक्ल पक्ष, अश्विन शुक्ल के त्रयोदशी में, त्रयोदशी तक। ठीक है, तो आपको ये टाइम अगर आयोजन का पूछ देगा तो सावन अमावस्या से चालू होकर अश्विन के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तक ये चलता है। किसकी बात करूँ? बस्तर के दशहरा तक, उसी दिन, अर्थात 75 दिनों तक चलता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या आता है कि कितने रस्म को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस 75 दिनों में रस्म की बात अगर आती है तो याद रखने से बताना कि 13 जो रस्म होता है, 13 रस्मों को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। ये प्रमुख रस्म होते हैं। कितने? तो 13 प्रमुख रस्म होते हैं, जिनके बारे में हम अभी क्या करेंगे? डील करेंगे। लेकिन इसके कुछ प्रारंभिक मैं आपको और जानकारी बताना चाहता हूं। अगर आपको पूछा जाए कि ये चालू किसने किया था, इस पर्व को प्रारंभ किसने किया था, तो दिमाग में आपको बिल्कुल बैठा के चलना है। ये जो पर्व था पुरुषोत्तम देव ने चालू किया था। किसने? पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है, अगर आ गया तो बता देना। पुरुषोत्तम देव के बारे में मैं इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। आप वहाँ से सीधा उसको पकड़ो कि पुरुषोत्तम देव कौन था। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ो। और पुरुषोत्तम देव का काल भी बताया था। ये 1439 तक उनका शासन था, 1408 से 1439। ठीक, अब देखे ना, ये क्या है? सावन अमावस्या मतलब हरेली पर्व वहाँ से चालू होता है। समापन कब होता है? अश्विन के त्रयोदशी तक चलता है और चतुर्दशी को खत्म हो जाता है। तो कहाँ तक चलता है? ये त्रयोदशी तक। ठीक है, ये चीज़। कुल अवधि 75 दिन, 13 रस्म होता है। पहला कार्यक्रम क्या होता है? तो यहाँ से चलो भैया आप चालू करते हैं पाट यात्रा। समझो इस बात को, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ। तो प्रथम जो कार्यक्रम होता है, इसमें इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि प्रथम कार्यक्रम जो है क्या होता है। जब कभी भी बात आ रही है इस जाट पात्रा की, तब आपको इसको पाट यात्रा को आपको समझना है कि पहला जो कार्यक्रम है, प्रथम कार्यक्रम क्या है? तो पाट यात्रा। ये एग्जाम में पूछा गया है। पाट यात्रा ये क्या है? प्रथम कार्यक्रम है। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये तो प्रथम हो गया, लेकिन प्रथम रस्म बोले तो प्रथम कार्यक्रम तो आपने देख लिया, लेकिन प्रथम रस्म आपने देखा नहीं, तो उसको भी आप देखो। ये प्रथम कार्यक्रम था, अब ये क्या है? प्रथम रस्म हो गया। फिर उसका प्रथम पूजा भी बताऊंगा। ठीक है, जाट पात्रा क्या है? पहला कार्यक्रम है। प्रथम रस्म बोल दिया तो कैसा करोगे? तो वो है काछिन गादी। अब रस्मों को निभाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? काछिन गादी कहलाएगा। अभी बताऊंगा काछिन गादी क्या होता है, मैं वो भी चीज़ बताऊंगा। तो प्रथम कार्यक्रम, प्रथम रस्म। अब आगे अपन देखेंगे कि बस्तर दशहरा की शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है। तो
याद रखना, शुरुआत जब बात आती है तो इसी काछिन गादी की पूजा से, मतलब ये जो रस्म होता है ना, ये प्रथम है। भले ये प्रथम कार्यक्रम है, लेकिन 13 प्रमुख रस्मों से प्रथम रस्म इसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो इसी से क्या होगा, ये जो प्रथम रस्म है काछिन गादी, इसी से इस दशहरा को, दशहरा का क्या माना जाता है, शुरुआत माना जाता है, मानते हैं। तो ये हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। अब देखिए, इसमें प्रथम रस्म आपने देख लिया, लेकिन आपको अंतिम रस्म, क्योंकि एग्जाम कैसे पकड़ता है, पहला रस्म बताओ, अंतिम रस्म बताओ, ऐसा पकड़ता है। अंतिम रस्म बोले तो मौर्य दरबार, याद रखना ये प्रथम रस्म था। और अंतिम रस्म अगर बोल दे तो बता देना कि भैया अंतिम रस्म में मौर्य जनजातियों को बुला करके राजा का एक दरबार लगता है, उस बात को आपको याद रखना है। सब बताऊँगा, यह है मौर्य दरबार का आयोजन। मौर्य दरबार जगदलपुर के पास में एक गांव में लगता है, वो गांव भी बताऊंगा, पहले बेसिक चीज़ों को सीख लो, समझ लो। ठीक, अब इसमें देख रहा, इसमें क्या होता है, एक शब्द आता है तुपकी। तुपकी के बारे में आप याद रखेंगे, तो तुपकी होता है वो कैसा होता है, तुपकी। तो तुपकी क्या होता है, उसका आकार बंदूक की तरह होता है, जैसे बंदूक होता है वैसे बंदूक की तरह ये देखने में मिलता है। इसमें क्या होता है, भगवान जगन्नाथ को सलामी दिया जाता है तुपकी में, और धुरवा और बत्रा जनजाति द्वारा उस सलामी देने का कार्य किया जाता है। ठीक, तो अपन अब चालू करते हैं प्रथम कार्यक्रम, जिसे आप लोग क्या कहते हो, पाट यात्रा। ठीक है, चलिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ पाट यात्रा के बारे में, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। पाट यात्रा के बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम बेसिक चीज़ तो आपको बताऊँगा। ये है पाट यात्रा। देखिए, देखने से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऊंची वस्तु है। देखो यहाँ पे व्हील लगे हैं, चक्के लगे हुए हैं, यहाँ पे पूरा लकड़ी से बना है जिसको सजाया गया है। और ऊपर में देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे कुछ बैगा होगा, पंडित लोग बैठे हैं, पूजा पाठ वगैरह का काम चल रहा है ना। और ऊपर में भगवान को बैठाया गया है। ये सब चीज़ें मतलब है पाट यात्रा में। तो अब इसमें आप लोगों को पाट यात्रा को समझना है कि सबसे पहले ये हरेली के पर्व में सावन के अमावस्या में चालू होता है। इसका मतलब क्या होता है, रथ निर्माण के लिए लकड़ी की पूजा करना। रथ निर्माण के लकड़ी को लाते हैं और इसमें उसका पूजा पाठ करते हैं पाट यात्रा में। सिर्फ कहानी की तरह सुनो बेटा, कहानी की तरह सुनो, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चित्र देख लो, और इसमें जो रथ बन रहा है, ये देखो, ये पूरा रथ जो बन रहा है वो क्या होगा, रथ बनाने के लिए उसमें लकड़ी की पूजा कर रहे हैं। तो अगर आप बताना कि पाट यात्रा में आप क्या सीखते हैं, तो इसमें बताना कि रथ निर्माण हेतु, रथ निर्माण के लिए क्या करते हैं इन लोग, काष्ठ जो होता है लकड़ी, है ना, लकड़ी की इन लोग पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। तो ये हो गया पाट यात्रा, जो कि मैंने अभी जस्ट तुमको क्या किया, दिखाया। क्लियर। अब इससे क्या क्वेश्चन आएगा, पाट यात्रा जो फोटो आप लोगों को दिखाया हूँ उसको उनके भाषा में, हल्बी गुड़ी भाषा में क्या कहते हैं, ऐसा कभी पूछ देता है। तो दुलरू खोटला, दुलरू खोटला उसको कहते हैं, इसी को लकड़ी जो निर्माण करते हैं उस रस्म को, पाट यात्रा जो होता है ना, उसको कहते हैं दुलरू खोटला। इतना भयानक नाम आपको याद नहीं होगा, लेकिन दुलरू दुलरू सुन लोगे तो आपसे बन जाएगा कि दुलरू खोटला जो है वो उसका मतलब पाट यात्रा होता है, ऐसा टाइप का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे मैं आप लोगों को लेके चलूँ तो इसमें क्या होता है, बस्तर दशहरा का पहला कार्यक्रम माना जाता है, जिसमें उस लकड़ी की पूजा करते हैं जिससे रथ क्या है बनेगा। जो रथ मैं आपको अभी दिखाया वो चीज़ क्या है बनेगा, उसकी इसमें क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं उस लकड़ी को। अब इसमें लकड़ी लाने का जो जिम्मेदारी होता है, दायित्व, वो किस गांव का है, इसमें आपको 2-3 गांव का नाम याद रखना है। लकड़ी लाने का दायित्व सबसे पहले आप यहाँ पे समझो, अब जो लकड़ी लाएगा उसका दायित्व किसका होगा, क्योंकि उसी लकड़ी से क्या बनेगा, उस रथ का निर्माण होगा। जिस रथ के बारे में मैं आपको दिखाया ना, पूरा चक्के उक्के लगे थे, यहाँ पे पूरा भगवान बैठेंगे, है ना, राजा बैठ के पूजा पाठ करेगा, घूमेगा, सबको संबोधित करेगा। तो ये जो रथ बनेगा, तो रथ जो बनेगा उसका जो लकड़ी है, तो लकड़ी लाने का दायित्व किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लकड़ी को अगर लाना है तो लकड़ी को लाने का जिम्मेदारी किसको दिया जाता है, किस गाँव को दिया जाता है। तो लकड़ी लाने का दायित्व देखो, कुछ परगना हैं, कुछ जगह है वहाँ से लाया जाता है। जैसे कि एक नाम आता है अगरवरा, एक नाम आ गया अगरवरा,
इतना भयानक बोलोगे सर, इतना भयानक क्यों बता रहे हो? बेटा ये चीज़ पूछा जाता है कि रथ निर्माण के लकड़ी कहाँ से लाया जाता है, किस परगने से लाता है, तो अगरवरा से लाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें नाम आता है कचोरा पाटी, है ना, तो ये याद रख लो। कचौरी तो बहुत खाते हो आप लोग, कचोरा पाटी, तो दूसरा है कचोरा पाटी, ठीक है। तीसरा जो नाम आपको याद रखना है वो होगा राकेरा, ठीक है। तो ये 3 गांव आपको, 3 परगना आपको बता रहा हूँ, इन 3 क्षेत्र से क्या होगा, लकड़ी को लाया जाएगा जिससे रथ का निर्माण होगा। अब बढ़ई कौन होते हैं? बढ़ई, और देखो समझना क्या है, वहाँ पे उमर गांव है, उमर गांव के पास में दो एक तो झार उमर गांव, एक तो है बेड़ा उमर गांव। तो क्या होगा, इस लकड़ी के आने के बाद में बढ़ई आएगा, तो जो बढ़ई होगा तो ये बढ़ई क्या करेगा, लकड़ी तो आ गया, अब वो रथ बनाएगा। तो ये क्या होगा, उमर गांव का ना, जैसे होता है ना छोटे नंदौर बड़े नंदौर, छोटे रायपुर बड़े रायपुर होता है ना, कला शब्द से वो कर देते हैं, बेड़ा से कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो गांव है उमर गांव, वो झार और बेड़ा में बटा हुआ है। तो बढ़ई कहाँ से आएगा, तो झार उमर गांव से आएगा, ये आएगा झार उमर गांव, यहाँ से आएगा, ठीक है। बढ़ई कहाँ से आएगा, तो झार उमर गांव से। अब आएगा इसमें लोहार, भाई लोहा वोहा की भी तो ज़रूरत पड़ेगा, लोहा को गला उला के खील विल ठोकेगा, है ना, लोहा से कुछ कुछ चक्के उक्के बनाएगा, कुछ कुछ चीज़ों को देखेगा। तो लोहार कहाँ से आएगा, तो वो बेड़ा उमर गांव से आएगा, बेड़ा उमर गांव। ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इतना बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ई लकड़ी लाने का दायित्व तो कहाँ से है, अगरवरा कचोरा पाटी राकेरा। बढ़ई जो है झार उमर गांव से आएंगे, लोहार कहाँ से आएगा, तो बेड़ा उमर गांव से, झार बेड़ा को याद रखो, ठीक है। तो इतना आएगा। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब रथ तो इन लोग बढ़ई लोहार लोग मिल के बना दिए भैया। रथ को याद रखना, बैल भैंस से नहीं खींचा जाता, ये जो रथ बनेगा उसको क्या करेंगे, वहाँ के आदिवासी लोग, जो निवासी लोग हैं कुछ गांव के, उन लोग खींचते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है कि रथ खींचने का कार्य कौन करते हैं, कहाँ के गांव वाले रथ खींचने का कार्य करते हैं, ये प्रश्न आ जाता है। तो रथ खींचने वाली रस्सी कहाँ से लाया जाएगा, याद रखना वो रस्सी आती है एक जगह से, हर एक गाँव से कुछ न कुछ चीज़ आता है। तो रथ खींचने के लिए जो रस्सी आती है वो कहाँ से आती है, फिर सभी जनजाति आपस में मिल करके वो रथ को खींचते हैं, माँ दंतेश्वरी की पूजा करते हैं, माँ दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेते हैं। तो रस्सी कहाँ से आएगा, करंजी, सोनाबाल, केशपाल, यहाँ के निवासी लोग से रस्सी मंगवाते हैं और खिंचवाते हैं। एक करंजी गांव, फिर सोनाबाल, और ये दो तो एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन केशपाल को भी याद रखना, ये केशकाल नहीं है, केशपाल है। तो यहाँ से रस्सी आती है और इन लोग रथ से खींचते हैं। तो रस्सी खींचने वाली रस्सी कहाँ से आती है बोल देंगे, रथ को खींचने वाली रस्सी कहाँ से आती है, तो करंजी से आती है, सोनाबाल से आती है, केशपाल ग्राम से आती है। तो इतना बात ही आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जाट पात्रा को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब मैं आपको बताऊंगा काछिन गादी के बारे में, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि भाई इससे क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इतना डिटेल में सर बढ़ा दिए, ऐसा आप लोग सोचते हो, ऐसा आप लोग बोल देते हो, ठीक है। तो भाई आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं ना जो डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं, उस बात को भी तो देखो। चलिए मैं आपको काछिन गादी के बारे में बताता हूँ, अब आप समझ जाओगे काछिन गादी क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप इस जगह को, इस चित्र को देखिए, एक कन्या आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, काछिन गादी का यहाँ पे स्थापना होगा। ये जो अवसर होता है अश्विन के अमावस्या पे होता है, और इसका मतलब क्या होता है, काछिन गादी का मतलब यहाँ पे काछिन जो देवी है उसको गद्दी प्रदान किया जाता है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि दंतेश्वरी देवी को समर्पित है ना, तो इस बात को समझो। तो इसमें क्या होगा, काछिन देवी को गद्दी प्रदान किया जाता है, काछिन देवी यहाँ पे विराजमान होती है, ठीक है। काछिन जो देवी है उसको याद रखना कि कांटेदार, उसमें कांटेदार मतलब बेलकूटों को कांटों से बना हुआ मतलब एक इसका स्थान होता है, उसमें इनको लेटाया जाता है। जो काछिन कन्या होती, काछिन देवी होती है ना, उन कन्याओं को कांटेदार
स्थान पर लिटाया जाता है, वहीं पे स्थापित किया जाता है। काचिन गादी मतलब काचिन देवी का पूजा करना ये होता है। बस्तर की दशहरा है उसकी शुरुआत को वास्तविक रूप से इसी रस्म से, इसी देवी की पूजा से माना जाता है। और इसकी संवाहिका कौन है? तो ये महरा कन्या। याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगर किसी चीज़ को, आपको कभी भी कोई भी पूछ देगा कि इसकी संवाहिका कौन है, तो ये महरा जो कन्या दिख रही है यही इसकी संवाहिका है। मतलब काचिन देवी किसको बनाया जाएगा? महरा समाज की कन्या को बनाया जाएगा। तो ये बातें बिल्कुल आपके नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको कह दे तो बताना कि ये महरा कन्या है। क्या है? तो ये महरा कन्या, महरा कन्या, ये महरा कन्या को इसकी संवाहिका माना जाता है। इन्हीं समाज से, महरा कन्या से काचिन देवी का स्थापना यहाँ पे मतलब स्थापित करते हैं। और किसमें? तो कांटेदार उसमें, मैं तो यहाँ पे वो फ़ोटो दिखाया ही नहीं हूँ, ठीक है। कांटेदार मतलब जो इनका स्थान होता है उन पे मतलब बिस्तर पे लेटाया जाता है, कांटेदार बिस्तर पे, ठीक है। बस्तर दशहरा में क्या होता है? याद रखेंगे कि यहीं से बस्तर दशहरा की शुरुआत होती है ना। काचिन देवी स्थापित करते हैं तो यहीं से दशहरा। अगर आपको पूछ दे कि कहाँ से चालू होता है तो आप बता देना कि काचिन देवी, काचिन माता को स्थापित करने के बाद से बस्तर दशहरा प्रारंभ होता है। याद रखेंगे, जब भी बात आती है काचिन देवी की तो इनका जो उम्र पूछा जाता है ना, तो ये 9 वर्ष तक की होनी चाहिए, ठीक है। 9 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए, इससे ऊपर की नहीं होगी, भले छोटी हो जाए, लेकिन 9 वर्ष तक की कन्या को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद में एक आता है जोगी बिठाना, ठीक है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ जोगी बिठाना। और जोगी बिठाना भी ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि जोगी बिठाना से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कभी भी जोगी बिठाना को पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। इसी चीज़ से आगे आपको देखने को मिलेगा अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे, कभी ये बैठे, कभी ये बैठे, कभी ये बैठे, है ना। देखो जोगी बिठाई रस्म लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो, ये तो विश्व प्रसिद्ध बस्तर है भाई, ये ऐसी ही नहीं है। यहाँ पे देखो जोगी बैठा हुआ है ना। यहाँ पे देखो ये सभी अलग अलग टाइम पे जोगी बैठते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जोगी बिठाई का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखो मैं जोगी बिठाई के बारे में आपको बताता हूँ। ये भी अश्विन में शुक्ल पक्ष के पहले दिन बैठाया जाता है। इसमें क्या होता है? हलबा समुदाय का कोई एक सदस्य जब तक दशहरा खत्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक अच्छे से दशहरा मन जाए, इसीलिए 9 दिन तक व्रत रखेगा, उपास रखेगा और योग साधना में बैठता है। इसी को कहते हैं जोगी को बैठाना, जोगी बिठाई मतलब। तो कौन से समुदाय का होगा? याद रखेंगे ये होगा हलबा समुदाय का। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा दिमाग को एकदम खोल के बैठना है। आपको कभी भी पूछ सकता है कौन से समुदाय का होगा, तो ये हलबा जाति का होगा, हलबा समुदाय का होगा, ठीक है। जो जोगी बैठाए, जिस जोगी को हम लोग यहाँ पे बैठा रहे हैं, यहाँ नीचे बैठा रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो ये जो जोगी बैठा है समझ लो, तो यही जोगी हलबा समुदाय का बैगा है और जोगी बिठाई का यहाँ पे रस्म हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा किस समाज का होगा, किस समुदाय का होगा जो दशहरा को बिना विघ्न के, बिना बाधा के संपन्न होने के लिए बैठेगा और कितने दिन तक व्रत रखेगा यहाँ पे बैठा बैठा। तो ये व्रत रखेगा 9 दिवस तक, 9 दिन तक, 9 दिन तक ये व्रत रखेगा और हलबा समुदाय का होगा। याद रखेंगे ये जो स्थान है जहाँ पे जोगी बैठता है वो जगदलपुर के किस जगह पे है? सिरहा सार में बैठता है। कहाँ पे बैठता है? एक तो 9 दिन तक बैठेगा, ठीक है, दूसरा हलबा जाति का होगा, तीसरा किस स्थान पे? तो सिरहा सार नामक गांव पे यहाँ पे बैठेगा और ये जगदलपुर के पास है, सिरहा सार, ठीक है। अच्छा, रस्म जो है इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कलश की स्थापना होगा, ठीक है। मतलब आपको कलश देखने को यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा इस स्थान पे आपको ये नीचे पे कलश स्थापित आपको देखने को मिल रहा है। तो जोगी बैठेगा और कलश का स्थापना होगा, ठीक है। तो इसमें हलबा समुदाय का हो, 9 दिन तक चलता है। सिरहा सार
मतलब गांव में इसको बैठाते हैं और कलश का स्थापना करते हैं। किसका स्थापना करते हैं? कलश को बैठाते हैं जोगी के साथ यहाँ पर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये व्यक्ति जब बैठता है तो इस समय पे इस प्रथा में 7 मांगुर मछली का क्या है? अर्पण करते हैं। कितने मांगुर? तो 7 मांगुर, याद रखेंगे, 7 मांगुर मछली का अर्पण करते हैं, तब जाकर के ये पूजा जो है संपन्न माना जाता है। जब तक 7 मांगुर मछली का अर्पण नहीं होगा तब तक, देखिए इसमें 7 मांगुर मछली को रखा गया है। यहाँ पे पानी से भरा हुआ बाल्टी दिख रहा है जिसमें 7 मांगुर मछली को रखा जाएगा और उसको इसी जगह पे क्या है? अर्पण किया जाएगा, तब जाके जोगी बिठाई संपूर्ण माना जाएगा। याद रखेंगे, जोगी बिठाई तो हो गया, लेकिन जोगी उठाई भी होता है तो वो कब होगा? 9 दिन के बाद में जोगी उठाई होगा। ठीक है, तो अगर जोगी बिठाई पूछे तो यही डाटा से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी से ही करना है। और 9वीं के दिन क्या होता है? जैसे कि जोगी बिठाई प्रथम अश्विन के शुक्ल पक्ष में पहले दिन पे था, तो 9वें दिन क्या होगा? जोगी बिठाई उठाई होगा। ठीक है, शाम के समय पे, रात्रि पे। तो ये हो गया आपका जोगी बिठाना। ठीक है, अब वैसी भी एक प्रथा होता है मालवी परघाव। ठीक, मालवी परघाव के बारे में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा। चलो एक फ़ोटो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मालवी पर, 1 मिनट देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। जब आपको दिखाऊंगा तो बेहतर विजुअलाइजेशन होगा और वो समझ आएगा, है ना। तभी तो आपके दीपक सर इस बोर्ड को ख़रीदने हैं, वरना मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। मालवी परघाव, माता मालवी परघाव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, माता मालवी परघाव, ये देखो यहाँ पे, ये पे पूरा, यहाँ पे पूरा माता मालवी परघाव यहाँ पे दिख रहा है। ऐतिहासिक दशहरा में ऐसा करके यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे कांटेदार उसमें सोई हुई है, तो ये काछिन गादी का पर्व है, काछिन गादी के टाइम का। अब मालवी परघाव के बारे में बताता हूँ। तो उतना ज़्यादा तो आप लोगों को इसमें घुसना नहीं है, बस आपको मुद्दे की बात में जाना है। बस बता दिया कि अलग अलग ट्रेंड होता है, अलग अलग चलन होता है, जिसको आप लोगों को समझना है। सारा चीज़ मैंने बताया। अब मालवी परघाव क्या होता है? तो माता मालवी जो देवी है उसका स्वागत इसमें करते हैं। अब कैसे करते हैं? देखिए, माता मालवी देवी, माता मालवी देवी का क्या करते हैं? इसमें स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं कैसे? परघाव मतलब क्या? परघनी बोलते हैं ना, परघनी का मतलब स्वागत छत्तीसगढ़ी में। तो वैसे ही ये है जो मालवी है, माता मालवी, उसका मालवी परघाव हो रहा है। अब देखिए, समझिए इस बात को। मालवी परघाव में क्या होता है? बस्तर में आप समझ लेना, मालवी माता को पालकी में बिठा करके दंतेवाड़ा से बस्तर लाते हैं, क्योंकि दंतेश्वरी देवी दंतेवाड़ा में बैठी है, तो उसको कहाँ लाते हैं? बस्तर लाते हैं। और 4 माड़िया जाति के इंसानों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा उसे कंधों में उठाया जाता है। मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, फ़ोटो में आप जाके देखेंगे तो 4 आदमी ऐसे करके बैठा करके माता को पालकी में ढो के लाते हैं। ठीक है, वही होता है मालवी परघाव। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। मालवी माता को कहाँ पे? तो इसे पालकी में बिठाया जाता है और बिठाकर लाते हैं। ठीक है, अब पालकी में बिठा के जो ला रहे हैं वो याद रखना कहाँ से लाएंगे? तो ये लाएंगे दंतेवाड़ा से बस्तर। अब इस स्थान को भी आपको दिमाग में रखना है कि वो जो ला रहे हैं वो कहाँ से? दंतेवाड़ा। मालवी मतलब माँ दंतेश्वरी की बात हो रहा है, समझ लो, है ना। तो दंतेवाड़ा से बस्तर, यहाँ पे उनको उठा के लाया जाएगा पालकी को। ठीक है, उठा के लाया जाएगा बस्तर। और यहाँ पे कौन से जाति के लोग उस पालकी को उठाएंगे? जैसे ये पालकी है जिसमें माता मालवी को उठा करके ला रहे हैं, तो ये जो पालकी है ना, इसको 4 समाज के द्वारा, 4 लोगों के द्वारा उठाया जाएगा। एक आदमी यहाँ पकड़ेगा, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ और एक यहाँ। याद रखेंगे, ये जो जाति है ये माड़िया जाति के लोग होंगे। कौन होंगे ये लोग? माड़िया होंगे। माड़िया
ये चारों लोग जो कांधा दिएंगे ये माड़िया जाति के लोग होंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। और याद रखेंगे कंधे से उठा के लाएंगे माड़िया जाति के व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया मालवी परखाव, ठीक। तो इतना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में भीतर रहनी भी होता है, बाहर रहनी भी होता है। फिर आता है अंत में मौर्य दरबार। मौर्य दरबार में क्या होता है समझना, ये अश्विन शुक्ल के द्वादशी को मनाया जाता है। अब देखिए इस दिन क्या होगा, एक गांव के बारे में मैं बताया था जहाँ पे मौर्य दरबार होता है। वो गांव क्या है, सिरहासार। तो मौर्य दरबार लगता है, मौर्य जाति के लोगों को सबको राजा दरबार में बुलाता है। और वो जो सभा होता है, ग्रामवासी की सामान्य जो समस्या है वो सबको राजा सुनता है, उस पर चर्चा करता है और उसका निवारण करता है, सरकार के बीच में अपनी बात को रखता है, ठीक है। तो मौर्य दरबार को अंत में याद रखेंगे कौन से गाँव पे मौर्य दरबार का आयोजन होता है। अगर आप उसे देखना चाहें, मान लीजिए अगर आपका मन होगा देखने का मौर्य दरबार का, चलो 1 मिनट में आपको नेट में लेके चलता हूँ मौर्य दरबार में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि भाई बस्तर का मौर्य दरबार, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपको बस दिमाग में रखना है। और उसके बाद में आप लोगों को मौर्य दरबार से क्वेश्चन अगर आए तो बना देना है। ये देखो यहाँ पे पूरे मौर्य लोगों को बुलाया जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और गांव के आसपास के सारे लोग अपने समस्याओं को लेके जाते हैं और राजा के बीच में अपने बातों को रखते हैं। देखो बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह सब मिल रहा है, पूरे मौर्य लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। और यहीं पे क्वेश्चन क्या बनता है मालूम है, इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा कि राजा के पास में जो बैठ रहे हैं, जो मौर्य दरबार में शामिल हो रहे हैं, वो गाँव कौन सा है। वही गाँव में आपको गलती कर देते हो, सिरहासार गांव है, आप लोग जगदलपुर मत लेना, जगदलपुर के पास में सिरहासार है, ठीक है। तो अगर आए तो आप दिमाग में रखेंगे कि कहाँ पे मौर्य दरबार लगता है, तो मौर्य दरबार सिरहासार में लगता है। कहाँ पे लगता है, सिरहासार में। तो यहाँ पे लगता है मौर्य दरबार, ठीक है। तो जितना मैंने समझाया, जितना मैंने बताया, वो आई होप कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जितनी बातें मैंने समझाया, चाहे वो बात मतलब काछिन गादी की हो, चाहे पाठ यात्रा की हो, किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो जो भी टॉपिक हो, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। और आप लोगों को रिवीजन करना ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ कि अगर आप रिवीजन कर देंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सरासर बेईमानी होगी। तो जितना भी मैंने बताया कि माँ दंतेश्वरी को समर्पित है, 75 दिनों तक ये चलने वाला त्यौहार है। लेकिन 2023 का जो पर्व होगा 107 दिनों तक चलेगा। और सावन के अमावस्या से लेकर अश्विन के शुक्ल के त्रयोदशी तक चलता है। प्रमुख 13 रस्म होता है, सब चीज़ बताया हूँ। जिसमें इसका शुरुआत किसने किया था, पुरुषोत्तम देव ने किया था। प्रथम कार्यक्रम पाठ यात्रा से होता है। और पाठ यात्रा में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा रथ निर्माण के लकड़ी लाना है, कहाँ कहाँ से लाना है, कौन कौन सा परगने से लाना है, रस्सी कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ मैंने बता दिया है। लोहार किस गांव का होगा, ठीक है, और बढ़ई किस गांव का होगा, सब बता दी है। पहला रस्म कौन सा होता है, तो काछिन गादी होता है। और दशहरा का शुरुआत यहीं से मानते हैं। और अंतिम रस्म होता है मौर्य दरबार, जैसे जस्ट अभी मैंने आपके बीच में रखा है। तो बस आप कोशिश ये करते रहें कि आप अपने तरीके से मेहनत में कोई कमी ना करें। यकीन माने आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब परिश्रम करें, खूब आगे बढ़ें।